बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है और हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो जिस लेवल ऑफ स्टूडेंट है, उन सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी ऑफ द नावल उदरिंग हाइट्स बाय इमली ब्रांटे। ये इमली ब्रांटे का बहुत ही रिमार्केबल वर्क है और उसकी मास्टरपीस है। और इसके अंदर वो तमाम कंसेप्ट पेश किए गए हैं जो एक पेसिमिस्टिक अंदाज में या डार्क साइड ऑफ लाइफ को या नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ को इन द फॉर्म ऑफ रिवेंज या इन द फॉर्म ऑफ विंडिक्टिव नेचर, और वो भी किसके अम्ब्रेला या किसकी छतरी के नीचे लॉ की डिस्ट्रक्टिव फॉर्म को यहाँ पे पेश किया गया है। तो इस समरी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने पेश करने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रहे। और एक बात और भी नोट कर ले कि ये स्लाइड जितने भी मैंने बनाए हैं उसको आपके सामने एक दफ़ा रिव्यू करने के बाद एट द एंड चंद सत्रों के अंदर या चंद सेंटेंसेस के अंदर मैं उसकी समरी को मज़ीद भी एक पैराग्राफ की सूरत में आप लोग के सामने पेश करूँगा। तो आप लोग जो है स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को फॉलो करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही स्टोरी और इसके अंदर बहुत सारे हिडन कंसेप्ट आप लोग के लिए सूदमान और करामत भी होंगे और आप लोग की नॉलेज में यकीनन इजाफा होगा अगर आप लोग जो है उसके साथ कनेक्टेड रहे। तो टॉपिक की जानिब जाते हैं। टॉपिक समरी ऑफ द नावल उदरिंग हाइट्स बाय द इमली ब्रांटे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ इस नावल का। तो इस नावल की इंट्रोडक्शन कुछ यूँ बनती है कि ये उदरिंग हाइट्स जो है इसकी मुसन्निफ़ा कौन है, इमली ब्रांटे। और ये नावल कैटेगराइजेशन के लिहाज से एक क्लासिकल नावल है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी पब्लिकेशन 1847 में हुई थी, 1847 में। और इसके अंदर जो कहानी है वो एक जज्बात की कहानी है, अ टेल ऑफ पैशन, रिवेंज, बदले की कहानी है, एंड डिस्ट्रक्टिव लव सेट। और उसके अंदर एक तबाकुन लॉ को सेट किया गया है। मोहब्बत की ऐसी कहानी है जिसका बड़ा डिस्ट्रक्टिव फेस दिखाया गया है इन द रगड मोरलैंड ऑफ यॉर्कशायर, इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक गांव या विलेज के अंदर। द स्टोरी अनफोल्ड थ्रू मल्टीपल जनरेशन, प्राइमरली फोकस ऑन द इंटेंस रिलेशन बिटवीन द हिथक्लिफ एंड कैथरीन अर्नशा। यहाँ पे ये कहानी जो है जब उस नफ़रत के बीज बो लेती है तो ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जो है कन्वे होती है। और असल में ये कहानी किन दो सिक्के दरमियान पाई जाती है। यहाँ पे हीरोइन जो है वो कैथरीन है और या कैथरीन अर्नशा यहाँ पे एक फैमिली के साथ उसका ताल्लुक है। और हिथक्लिफ दूसरा जो क्या है एंटागनिस्ट और प्रोटागनिस्ट दोनों है। तो ये इन दो के दरमियान इस कपल की कहानी है और लव अफेयर जो है बड़े डिस्ट्रक्टिव फेज में और बड़े रिवेंजफुल में चले जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन से आप लोग ये समझ ले कि ये नावल जो है उदरिंग हाइट्स बेसिकली मास्टरपीस ऑफ इमली ब्रांटे है। ये नावल 1847 में पब्लिश हुआ था, क्लासिकल नावल है और उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ उसको शो किया गया है लॉ को जो जनरेशन टू जनरेशन जो है जारी रहता है। अब स्टोरी का आगाज़ कैसे होता है, स्टोरी बिगिंस, कैसे स्टोरी जो है शुरू होती है या कैसे जो है आगाज़ उसका होता है। द नावल बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर लॉकवुड, अ न्यू टेनेंट एट द थ्रश क्रॉस ग्रेंज। He visits its landlord Heathcliff at a nearby Wuthering Heights, where he encountered the ghost of Catherine Earnshaw. Intrigued by this supernatural encounter, Lockwood requests his housekeeper, Ellen Dean, also known as Nellie, to tell him the history behind the mysterious event. इस कहानी में जैसा कि आप लोग सेकंड स्लाइड में देख रहे हैं स्टोरी बिगिनिंग को, कि इस नावल में इस तरह हो जाता है आगाज़ कि यहाँ पे एक नया किराएदार टेनेंट नया किराएदार इस घर में किराए पर लेने के लिए जब एंटर हो जाता है, जिसका नाम लॉकवुड है।
तो वो किसके घर पे अब किसका कब्जा है? हिथक्लिफ के कब्जे में है। अगरचे एक घर जो है ये पहले जो है अर्नशा फैमिली का था, और इसी वजह से जब वो वहाँ पे विजिट कर लेता है अपने लैंडलॉर्ड के, यानी यहाँ पे अब हिथक्लिफ जो है लैंडलॉर्ड बना हुआ है, तो हुदरिंग हाइट में यानी वहाँ पे वो गोस्ट को देख लेता है। और वो गोस्ट किसके होते हैं? जो यानी उसकी एक्स बिलावेड या महबूबा होती है हिथक्लिफ की, जिसका नाम कैथरीन अर्नशा है। तो वो वहाँ पे जो है यानी इस सुपरनेचुरल या मिस्टीरियस या पूरी सरार चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जो यानी हाउसकीपर होती है, यानी बड़ी लायल हाउसकीपर होती है, जिसका नाम नेलेडीन भी है या एलन डीन भी उसे कहा जाता है। तो वहाँ पे उससे इस मिस्टीरियस इवेंट के बारे में कौन पूछता है? यही न्यू किराएदार जिसका नाम लॉकवुड है। तो इसके बाद जो है यानी नेलेडीन क्या करती है? उस डिस्ट्रक्टिव लॉ की स्टोरी उसे बताती है। यानी बेसिकली ये कहानी जो है उन दो के दरमियान, लॉकवुड और जो नेलेडीन है उनके दरमियान चलती आ रही है, और इससे इसका जो पास्ट है वो यानी वो उसको बता रही है। यानी यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। इसके बाद नंबर 3 नंबर पे लॉयल मेड, यानी यहाँ पे जो दोशीजा यानी नेली है, यानी नेले डीन है, जिसको लॉयल मेड भी कहा जाता है, वफादार है, who served as a maid at the हुदरिंग हाइट्स, जो पहले हुदरिंग हाइट्स जब से यानी अर्नशा की फैमिली यहाँ हुदरिंग हाइट्स में रहती थी, तो यहाँ पे वो जो है सर्व करती थी। बिगिंस नरेटिंग द स्टोरी, उस यानी नए किराएदार को वो स्टोरी की नरेटिंग करती है, बयान करती है। शी डिस्क्राइब हाउ अर्नशा द ओनर ऑफ द हुदरिंग हाइट्स adopt a young boy named Heathcliff from the street of Liverpool, while Arnsha's daughter Catherine developed a deep bond with the Heathcliff. Her brother Hindley despises him. यानी ये नौकरानी जो है या हाउसकीपर जो है उस नए किराएदार को बताती है कि ये जो आपको कैथरीन अर्नशा की जो है गोस्ट नज़र आते हैं, भूत नज़र आ रहे हैं, और उसकी स्पिरिट या रूह आपको तंग कर रही है। ये बेसिकली इस कहानी का यानी इस कहानी की आगाज़ और इस कहानी की जो है तफसील यूँ है कि ये घर जिसके जो अभी हुदरिंग हाइट्स का जो घर है जो हिथक्लिफ के कब्जे में है, और अब उसका लैंडलॉर्ड जो है हिथक्लिफ है, तो इसका पहले ओनर कौन था? अर्नशा था, यानी मिस्टर अर्नशा। और उसने जो है इस बच्चे पे तरस खाया हुआ था जिसका नाम हिथक्लिफ है। इस बच्चे को जो है यानी स्ट्रीट से उठाया हुआ था ताकि उसकी जो है नशम नुमा कर सके, और यही बच्चा यहाँ पे आते हुए उसकी बच्ची जो अर्नशा फैमिली की या अर्नशा की बेटी थी जिसका नाम कैथरीन था, उसके साथ उसके लव अफेयर यानी बड़े डीप हो गए। और इसी तरह इसी कैथरीन का एक भाई भी था जिसका नाम हिंडले था। वो इस चीज़ से फिर नाराज़ होता था कि उसका अपना बाप इस यानी एक एडॉप्टेड चाइल्ड को या इख्तियार किए बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देता था और अपने बच्चे को कम तवज्जो देता था। तो ये तो यानी कहानी की एक ट्विस्ट मैंने आप लोग के सामने शेयर की। अब उसके बाद जब कैथरीन और यानी हिथक्लिफ के बारे का कपल लॉ, यानी ये जो कपल बनता है कैथरीन और हिथक्लिफ का, उसके लॉ के बारे में वो यानी बताती है वो हाउसकीपर। तो कैसे, यानी 4th नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एज कैथरीन and Heathcliff grow older, their attachment intensify into passionate and tumultuous लॉ, यानी उसका जो लॉ था वो मज़ीद भी शिद्दत इख्तियार कर गया और मज़ीद भी तूफ़ानी अंदाज में जो है आगे बढ़ता गया। हावेवर कैथरीन डिज़ायर फॉर सोशल एडवांसमेंट लीड्स हर टू मैरी एडगर लिंटन, अ वेल्दी एंड रिस्पेक्टेबल मैन फ्रॉम द थ्रश क्रॉस ग्रेंज। दिस डिसीजन डीपली ओन्ड हिथक्लिफ एंड फ्यूल इज थर्स्ट फॉर रिवेंज। यानी बेसिकली यहाँ पे 2 ख़ानदान रहते थे, एक तो मतलब है अर्नशा फैमिली थी और दूसरा यहाँ पे किसकी फैमिली थी? एडगर लिंटन की फैमिली थी। एडगर लिंटन भी यानी रेस्पेक्टेबल और काफ़ी अमीर कबीर लोग थे, और वो जो इसका अर्नशा वाले थे वो भी अमीर कबीर लोग थे। और इस वक्त इंग्लैंड सोसाइटी में क्लास का कंसेप्ट का कि कौन अमीर आदमी है तो अमीर आदमी के साथ उसकी की बेटी के साथ उसकी शादी होगी, और गरीब का किसी अमीर की बेटी के साथ शादी नहीं होगी। तो क्लास की कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे कैथरीन को आप लोग देख रहे हैं कि कैथरीन का लॉ जो थी वो
उसके साथ तो थी और हिथक्लिफ भी उसे चाहता था, लेकिन ये डिज़ायर जो थी उनके सोशल एडवांसमेंट की वजह से कैथरीन चाहती थी कि वो एडगर लिंटन जो दूसरी फैमिली साथ वाली फैमिली है उनके साथ उसकी शादी हो जाए, और वो बड़ा वेल्दी और रेस्पेक्टेबल मैन है थ्रश ग्रेंज का। दिस डिसीजन, तो इसी फैसले ने हिथक्लिफ के अंदर में क्या आग जला दी, और वो फिर जो है अपने रिवेंज के लिए तरसता रहा, यानी कैथरीन से और उसके जो है होने वाले यानी हस्बैंड जिसका नाम एडगर लिंटन है। इसके बाद जो है यानी 5 नंबर पे हिथक्लिफ कंज्यूम्ड बाय बिटरनेस एंड एंगर मैरीज एडगर सिस्टर इजाबिला with the sole purpose of tormenting Edgar and gaining control over the Linton estate। यानी यहाँ पे 5 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद वो हिथक्लिफ तो रिवेंज के आग में जल रहा है, तो क्या कर लेता है, वो इतनी बिटरनेस इख्तियार कर, इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और उसका गुस्सा और उसकी जो है यानी आग, तो वो क्या कर लेता है कि एडगर लिंटन के एक जो है यानी एडगर लिंटन की बहन है जिसका नाम इजाबिला है, उस इजाबिला से ये ही यानी हिथक्लिफ शादी कर लेता है इस पर्पज से, जो कि उस एडगर लिंटन और कैथरीन की जो शादी हो गई ताकि उसके भाई को अपने बहन के ज़रिए मैं तंग करूँगा और इसी तरह मैं उससे यही बदला लूँगा। आफ्टर अर्नशा डेथ, यानी अर्नशा के डेथ के बाद, यानी उसके जो मतलब है मोहसिन था, बेनिफैक्टर था, उसके डेथ के बाद हिंडले बिकम्स द मास्टर ऑफ उदरिंग हाइट। तो उस अर्नशा का बेटा या कैथरीन का भाई जिसका नाम हिंडले था, वो उदरिंग हाइट्स का जो है सरबराह बन जाता है। वेयर हिथक्लिफ सफर अ मिस ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन। ये उस वक्त की बात है जब हिथक्लिफ को जो है यानी लाया गया था, तो उस वक्त जो जब वो मर जाता है तो हिथक्लिफ जो है यानी क्या होता है, यानी ह्यूमिलेशन, जिल्लत का और मिस ट्रीटमेंट का उसके हाथों होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक एडाप्टेड चाइल्ड को उसके बाप के विरासत में और उसके जो है इतनी यानी उसकी केयर किया जा सके, और उसका जो रियल सन है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तो ये कहानी आगे कंटिन्यू है, यानी यही मेड जो है या दोशीज़ा वो आगे भी बताती है। आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद यानी ये अब एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में ये लड़ाई झगड़ा चला गया, यानी इसके जो है यानी सिस्टर तक चला गया। आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन, कई ड्यूरेशन के बाद, ईयर्स पास, कैथरीन फॉल्स इल्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड कैथी। तो कैथरीन ने एडगर लिंटन के साथ जब शादी की तो वो उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम कैथी है, और इसके ये कई साल बाद वो जो है बीमार भी पड़ गई थी। बोथ कैथरीन एंड इजाबिला डाइड, और आखिर में जो इन इजाबिला जिसके साथ हिथक्लिफ ने शादी की थी वो भी मर गई थी, और कैथरीन भी मर गई थी किसी बीमारी के काज की वजह से। लिविंग देयर चिल्ड्रन, यानी कैथरीन ने अपने कैथी बच्ची को यानी इस दुनिया में यानी जन्म दिया था। एंड लिंटन बिहाइंड, यानी लिंटन का क्या था बिहाइंड हिथक्लिफ स्टिल ड्रिवन बाय हिज डिजायर फॉर रिवेंज, यानी फोर्सेस कैथी टू मैरी लिंटन। यानी कैथरीन ने कैथी को छोड़ा हुआ था, और इसी तरह यानी उसका किसका यानी जो हिथक्लिफ है उसका बेटा यानी यहाँ पे लिंटन जो है यानी वो इजाबिला जो हिथक्लिफ की वाइफ है, और वो उन इजाबिला और हिथक्लिफ ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम लिंटन है। तो वो दोनों, अगर इजाबिला भी फौत हो गई थी और कैथरीन भी फौत हो गई, तो वो बच्ची और ये जो यानी हिथक्लिफ है मज़ीद भी इसको नस्ल दर नस्ल इस रिवेंज को लेने में यानी कोशिश करता है कि वो मज़ीद भी इससे अपना थर्स्ट या अपनी प्यास को बुझाएं और इस वहशियत को आगे बढ़ाएं। तो इसी वजह से वो क्या कर लेता है, यानी अपने बच्चे जिसका नाम लिंटन है और कैथरीन की बच्ची को फोर्स करता है कि उसके साथ शादी करे ताकि मज़ीद भी उसको तंग करेंगे और उस मज़ीद भी उसके घर पे या एस्टेट पे वो कब्जा कर सके। और अगरचे उसका बेटा जो था वो बड़ा वीक भी था, सिकली बीमार भी था, ही होप्स, उसे इस बात से उम्मीद थी टू इनहेरिट द लिंटन वेल्थ थ्रू दिस मैरिज, कि इसी मैरिज के ज़रिए वो लिंटन फैमिली के तमाम घर का वारिस हो जाएगा, यानी उसकी विरासत उसे मिलेगी। इसके बाद यानी उसकी विंडिक्टिव नेचर मज़ीद भी बढ़ती गई 7 नंबर पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। विंडिक्टिव नेचर यानी हिथक्लिफ वेंजफुल, यानी वेंजफुल कहते हैं इंतकाम लेने वाले, एक्शन उसके आमाल जो थे लीड टू ट्रेजिडी, यानी यही नावल ट्रेजिडी की सूरत इख्तियार कर गया, एंड डिस्पेयर और मायूसी की। हिंडले डाई,
तो कैथरीन का जो भाई था या अर्नस्ट शॉ का जो बेटा था वो डाई हो जाता है, लिविंग हिज सन, अपने एक बेटे को छोड़ देता है पीछे विरासत में जिसका नाम हैरिटन है, अंडर दी हीथक्लिफ कंट्रोल, क्योंकि वो भी हीथक्लिफ की कंट्रोल में है उसके फैमिली वाइज की वजह से। एज हीथक्लिफ प्लान्स अनफोल्ड, जैसा कि वो जो है मजीद भी उसके प्लान जो है वाजे हो गए, ही बिकम्स इंक्रीजिंगली टॉर्मेंटेड बाय द मेमोरी ऑफ कैथरीन, और बार बार जब उसकी मेमोरी में कैथरीन आता था तो उससे वो यानी क्या होता था, टॉर्मेंटेड हो जाता था, यानी उसके जहन पे जो है दबाव प्रेशर आता था। ही लॉन्ग्स फॉर हर स्पिरिट टू हंट हिम होपिंग फॉर देयर रीयूनियन इन द आफ्टर लाइफ, यानी वो चाहता था कि उसके बाद वाली ज़िंदगी में भी उसके साथ रीयूनियन हो जाए, यानी दोबारा उसे मिल जाए, लेकिन इसकी वजह से वो यानी उसे नहीं मिल रही थी, और तब जाके वो इस किस्म के यानी रिवेंज या विंडिक्टिव नेचर में जो है जलता रहा। 8 नंबर पे इवेंचुअली फिर क्या कर लेता है, यानी यही स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होती है। अगर कोई कहते हैं कि मैं उसको यानी A to Z चीज़ सीखना चाहता हूं तो इसके करेक्टर एनालिसिस, करेक्टराइजेशन या करेक्टर लिस्ट, मेजर और माइनर करेक्टर पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पहले वो लेक्चर देखें, इससे पहले बायोग्राफी ऑफ एमिली ब्रांटे देखें, तब जाके इस नावल को पढ़े, आप लोग को खुद भी समझ आ जाएगी और आपका कंसेप्ट और परसेप्शन क्लैरिफाई होगा। तो 8 नंबर पे वो यानी नेली मेट जो है वो मज़ीद भी उसे बताती है, यानी क्या बताती है, उसका रिजल्ट बताती है कि इसका आखिरकार फिर क्या रिजल्ट हुआ इस जनरेशन टू जनरेशन यानी रिवेंज के आग का। इवेंचुअली आखिरकार हीथक्लिफ ऑब्सेशन विद द रिवेंज एंड कैथरीन कंज्यूम हिम इंटायरली, हीथक्लिफ डाइज, यानी ये जो था यानी मज़ीद भी ये ज़िद आगे बढ़ता गया, और कैथरीन के जाने के बाद आखिर में जब हीथक्लिफ भी डाइज हो जाता है, अपने नस्लों तक इस चीज़ को जो है आगे कन्वे कर लेता है। इस डेथ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ क्लोजर टू द स्टोरी, और उसका जो मरना होता है यही स्टोरी फिर यहाँ पे एंड भी हो जाती है, और यही जो सेकेंड जनरेशन होते हैं जिसका में यानी कैथरीन की बेटी कैथी और दूसरा जो हैरिटन है यानी हीथक्लिफ का बेटा, फाइंड लॉ एंड रिडेम्पशन, यानी सिग्नलिंग अ ग्लैमर ऑफ होप एमिड्स द डार्क लेगेसी ऑफ देयर प्रेडिसेसर, यानी उसके आबा व अजदाद ने जो उनके लिए एक डार्क विरासत छोड़ी थी, उन्हें फिर लॉ भी मिल गया और रिस्टोरेशन हो गई लॉ की और होप की, क्योंकि उसके जाने के बाद उन्होंने अपने ताल्लुकात को यानी नॉर्मलाइज किया। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन पे जाने यानी कंक्लूजन को देख ले। वुदरिंग हाइट्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोशल क्लास, असल में ये सोशल क्लास की वजह से यानी ज़ात यानी या सोशल क्लास की वजह से उनकी आपस में यानी अमीर और गरीब के यानी तमीज़ की वजह से, ये फ़र्क की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। लॉ जो था उनके अंदर है, यानी इस नावल की थीम में है बिट्रेयल और धोखा भी है, यानी यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर बिट्रेय यानी बिट्रेइंग करते हैं या बिट्रायल है यानी धोखा देते हैं, और रिवेंज खासकर हीथक्लिफ में दिखाया गया है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ पैशन, और जज्बात के उस तबाकुन ताकत को यहाँ पे शो किया गया है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड हंटिंग नावल दैट dwells into the depths of human nature, यानी ये इतना कम्प्लेक्स नावल है जो इंसान की फितरत के गहराइयों के अंदर गया है, एंड लीव्स रीडर contemplating the consequences of unchecked emotion and the enduring power of law, यानी वो इतना इंसानी फितरत के अंदर यानी डेप्थ के अंदर चला जाता है और क्या कर लेता है, रीडर्स को इसी चीज़ की यानी मुज़ाहमत पर छोड़ देता है कि वो जब भी कोई जो है अनकंट्रोलेबल इमोशन रखता हो तो उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं, और फिर उसके जो है यानी बर्दाश्त की क़ुव्वत यानी द इंड्यूरिंग पावर ऑफ लॉ, कि उनके लॉ की जो बर्दाश्त वाली क़ुव्वत होती है, इसको इस चीज़ ने हाईलाइट किया गया है यानी इस नावल के अंदर। अब ये कहानी बेसिकली यानी दो ख़ानदानों की है, एक दोनों यानी जो है अमीर है, तो पहले ख़ानदान का जो है यानी अर्नस्ट शॉ उसका नाम है, और दूसरे का जो है एडगर लिंटन फैमिली है, तो ये साथ साथ रहते हैं, और साथ साथ रहने की वजह से यहाँ पे अर्नस्ट शॉ एक बच्चे पे तरस खा लेता है और गलियों से उसको पकड़कर घर में ले आता है, उसका नाम हीथक्लिफ है, और हीथक्लिफ से ये स्टोरी फिर सारे आगे कंटिन्यू हो जाती है, और इसी तरह ये कहानी का फिर यानी एंड हो जाता है इस नावल का। नीचे जो है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, इसी टाइटल पे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और हमारा फेसबुक पेज भी, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।